नमस्कार। आज हमारे पास जो सामग्री है वो थोड़ी अलग है। ये कोई रिसर्च रिपोर्ट या लेख नहीं, बल्कि एक पटकथा है। हाँ, और ये देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी डॉक्यूमेंट्री या शायद किसी थ्रिलर शो के ट्रेलर का स्क्रिप्ट हो। बिल्कुल। इसका नाम है अज्ञात की 6 भाग की जांच। तो आज हम एक कहानी के बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। ये दिलचस्प होगा देखना कि कैसे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक बहुत बड़ी और शायद डरावनी तस्वीर बनाते हैं। तो आइए इस सिलसिले को परत दर परत खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बक्से से। हमेशा की तरह एक बंद बक्सा, रहस्य की सबसे क्लासिक शुरुआत। हाँ, पटकथा की पहली ही लाइन है, एवरीथिंग बिगैन विद अ बॉक्स। मतलब सब कुछ एक बक्से से शुरू हुआ। और बक्से के अंदर एक बहुत ही अजीब सी मूर्ति है, गैर इंसानी सी, और साथ में कुछ पुराने कागजात जिन पर साफ साफ चेतावनी लिखी है। क्या चेतावनी? कि इसे अकेला छोड़ दिया जाए, इसे खोला ना जाए। देखिए, यहीं पर लेखक एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है। जैसे ही आप किसी चीज पर लिखते हैं इसे मत खोलो, इंसान की जिज्ञासा 100 गुना बढ़ जाती है। सही कहा। तो यह सिर्फ एक बक्सा नहीं है, ये एक तरह से पेंडोरा बॉक्स का प्रतीक है। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे का सच शायद जानने लायक नहीं है, पर जिसे जाने बिना रहा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो ये तो हुई बक्से की बात, लेकिन कहानियां रुकती नहीं। यहाँ से ये रहस्य एक बहुत ही अजीब मोड़ लेता है। वो क्या? स्क्रिप्ट के मुताबिक दुनिया भर के जो कलाकार हैं, मतलब ऐसे लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, वो सब एक ही जैसा बेहद डरावना सपना देखने लगते हैं। एक ही जैसा सपना? ये तो बहुत अजीब है। हाँ, और यही कहानी का पहला बड़ा घुमाव है। अब रहस्य एक भौतिक वस्तु से निकलकर लोगों के अवचेतन मन में फैल रहा है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं भी यही सोच रही थी। पेरिस का एक पेंटर, टोक्यो का एक संगीतकार, सब एक ही रात में एक ही सपना देख रहे हैं। सपने में एक डूबा हुआ शहर है, अजीब ज्यामिति वाली इमारतें और किसी विशाल परछाई का एहसास। तो ये एक तरह की मानसिक महामारी जैसा है, एक विचार या यूं कहें कि एक डर जो बिना किसी संपर्क के दुनिया के अलग अलग कोनों में एक साथ फैल रहा है। ये सोचने में ही डरावना है। बिल्कुल। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कोई शक्ति है जो इन सभी के दिमाग को एक साथ प्रभावित कर रही है? मतलब सपनों को हैक कर रही है। एक तरह से हाँ। लेकिन सपनों की इस धुंधली दुनिया से कहानी फिर जमीन पर लौटती है। स्क्रिप्ट में आगे बताया गया है कि पुलिस को जंगल के बीच में एक पंथ, एक कल्ट के बारे में पता चलता है। अच्छा, और जब एक डर इतने लोगों के दिमाग में एक साथ घर कर ले तो ये सिर्फ सपना नहीं रह जाता, मतलब वो हकीकत में उतरने लगता है। उसे मानने वाले मिल ही जाते हैं। इसमें निभा रहा था। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उनके प्रतीक चिन्ह, उनके मंत्र, वो बक्से वाली मूर्ति से मिलते थे। हूबहू जिस चीज की वो पूजा कर रहे थे उसका हुलिया बिल्कुल उस मूर्ति जैसा था। देखिए, अब ये खतरा और भी जटिल हो गया। अब तक हमारे पास एक रहस्यमयी वस्तु थी और एक मानसिक घटना, मतलब सपने। हाँ। लेकिन इस पंथ के मिलने से यह साबित होता है कि कुछ लोग इस रहस्य के बारे में न सिर्फ जानते हैं बल्कि सक्रिय रूप से उसकी पूजा कर रहे हैं। डर अब एक संगठित विश्वास बन चुका है। जो कलाकारों के लिए एक अनचाहा सपना था, वो इस पंथ के लिए एक पवित्र आस्था थी। डर और भक्ति का एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण। इसके बाद पटकथा का रुख पूरी तरह बदल जाता है। जमीन के जंगलों से निकलकर कहानी अब खुले समुंदर में पहुंचती है। समुंदर में? हाँ, एक लावारिस जहाज मिलता है जिस पर कोई नहीं है। पूरा क्रू रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका है। और जहाज पर किसी लड़ाई या लूटपाट के निशान? कुछ नहीं, जैसे सब हवा में घुल गए हों। लेकिन जहाज के कैप्टन की डायरी में एक बहुत ही अजीब, समझ से बाहर की बात लिखी मिलती है। क्या लिखा था? सिर्फ एक छोटा सा वाक्य, द ग्राउंड मूव्ड। जमीन हिली थी? हाँ, 1 मिनट, समंदर के बीचों बीच जमीन हिली थी? ये तो नामुमकिन है। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये जो वाक्य है ना, ये इस कहानी का दिल है। ये पहली बार है जब सपनों और मान्यताओं का वो खौफ भौतिक दुनिया में अपना कोई सबूत छोड़ रहा है। कैसे? देखिए, समंदर में जमीन नहीं होती तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, या तो समंदर के नीचे कोई बहुत बड़ा भूचाल आया हो, या फिर कुछ बहुत ही विशाल, कुछ ऐसा जो जमीन जैसा हो, वो समंदर की गहराइयों से ऊपर आ रहा था। वो द्वीप जो कलाकार सपनों में देख रहे थे? बिल्कुल, ये उस द्वीप का पहला भौतिक संकेत है। कैप्टन ने शायद वही महसूस किया जो कलाकार अपने सपनों में देख रहे थे। बस फर्क इतना था कि उसके लिए वो सपना नहीं था, वो एक जानलेवा हकीकत थी। हाँ। अब डर सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं रहा,
अब वो भौतिक रूप ले रहा है। और फिर वही होता है जिसका डर था। स्क्रिप्ट की अगली लाइन है एंड देन द ओशन चेंज्ड, मतलब और फिर समंदर बदल गया। एक द्वीप जो नक्शे पर कभी था ही नहीं, वो सचमुच समंदर से ऊपर उठ रहा था। आसपास के जहाजों ने जबरदस्त कंपन महसूस की, उनके मैग्नेटिक कंपास पागल हो गए और सब कुछ गड़बड़ा गया। हाँ, और स्क्रिप्ट में एक फुसफुसाती हुई कांपती हुई आवाज में कहा गया है समथिंग वॉज अवेकनिंग, यानी कुछ जाग रहा था। ये सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ आकर सारे धागे एक साथ जुड़ जाते हैं। वो बक्सा, कलाकारों के सपने, जंगल का वो पंथ और उस लावारिस जहाज की डायरी में लिखा वो असंभव वाक्य, इन सब का केंद्र यही उभरता हुआ द्वीप है। ये उस डूबे हुए शहर की वापसी है। हाँ, जो चीज अब तक सिर्फ सपनों, इशारों और प्राचीन प्रतीकों में मौजूद थी, वो अब एक ठोस भौतिक हकीकत बन चुकी है। ये किसी के सबसे बुरे सपने का सच हो जाने जैसा है। तो अब हमारे पास ये सारे बिखरे हुए टुकड़े हैं। इन सबको जोड़ने वाले एक शख्स का जिक्र भी है स्क्रिप्ट में। कौन? फ्रांसिस थर्स्टन। स्क्रिप्ट के अनुसार उन्होंने ही इन सारी घटनाओं को जोड़कर एक फाइल तैयार की थी। अच्छा, तो फ्रांसिस इस कहानी में एक जासूस की भूमिका निभा रहे हैं। वो इन बेतरतीब और खौफनाक घटनाओं में एक पैटर्न खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने सपनों के पैटर्न को समझा, उस पंथ की रस्मों का पता लगाया और समंदर में हो रही घटनाओं को जोड़कर देखा, और उन्हें समझ आया कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही प्राचीन शक्ति की वापसी के संकेत हैं। बिल्कुल। और यहीं पर फ्रांसिस उस हीरो की तरह हैं जिसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिसे जानने के बाद वो पहले जैसा नहीं रह पाता। ये ज्ञान उसके लिए एक वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। क्योंकि जो तस्वीर वो बना रहे हैं वो किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावनी है। सही कहा। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? सारी कड़ियों को जोड़ने के बाद फ्रांसिस किस नतीजे पे पहुंचे? यही सबसे बड़ा सवाल है। स्क्रिप्ट के आखिर में उनकी फाइल की आखिरी पंक्ति का जिक्र है, और वो एक ऐसी लाइन है जो सब कुछ बयान कर देती है। उन्होंने लिखा, इफ द आइलैंड रोज वंस इट कैन राइज अगेन। अगर वो द्वीप एक बार उभर सकता है तो वो दोबारा भी उभर सकता है। हाँ, और ये लाइन इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये कोई अंत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ऐसा नहीं है कि और फिर सब ठीक हो गया। ये तो एक स्थायी खतरे का ऐलान है। हाँ, ये कहना कि दुश्मन को देख लिया गया है, उसे पहचान लिया गया है, लेकिन उसे हराया नहीं गया है। वो बस सही समय का इंतजार कर रहा है। रहस्य सुलझा नहीं, बल्कि ये उजागर हुआ है कि खतरा हमेशा मौजूद रहेगा। सही कहा। फ्रांसिस ने पहेली को हल तो कर लिया, लेकिन पहेली का जवाब खुद पहेली से ज्यादा डरावना निकला। मतलब ये खतरा टाला नहीं जा सकता, सिर्फ कुछ समय के लिए सोया हुआ है। हाँ, और ये दिखाता है कि कुछ सच्चाइयां जानने के बाद भी हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये पूरी पटकथा हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाली जगह पर छोड़ देती है। हाँ, ये ज्ञान के उस पहलू को दिखाती है जिसके बारे में कहा जाता है इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी अज्ञानता ही परम सुख है। कभी कभी कुछ ना जानना ही बेहतर होता है। स्क्रिप्ट के अंत में इसे अज्ञात की 6 भाग जांच कहा गया है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। कौन सा सवाल? ज्यादा डरावना क्या है? एक ऐसा अज्ञात खौफ जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और वो बस एक अनजाना डर बना रहता है, या फिर एक जाना पहचाना खौफ, एक ऐसी खतरनाक सच्चाई जिसके बारे में हमें ये पक्का पता हो कि वो मौजूद है और वो किसी भी पल वापस आ सकती है और हम उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या अनिश्चितता ज्यादा डराती है या फिर एक निश्चित और अटल खतरे का ज्ञान? ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ उस उभरते हुए द्वीप के किनारे पर अकेला छोड़ देती है।